गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में विस्तार से बताया था। आज उसी कड़ी में हम शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वैज्ञानिकों ने एक विचारधारा या सिद्धांत या कह सकते हैं स्कूल की समय समय पर इस्टेब्लिशमेंट किया ताकि शिक्षा मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक दर्जे में समाहित कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को जो है मनोविज्ञान का व्यवहारिक भाग कहा जाता है। ठीक है, तो उसी पक्ष में हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के स्कूल जो हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है और इनका क्या मतलब था। संप्रदाय या स्कूल का सीधा सीधा मतलब लगाया जाता है एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का एक समूह है जिन्होंने एक अपने सिद्धांतों की प्रतिपूर्ति या कहे उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए रिसर्च एरिया को डेवलपमेंट किया। ठीक, या कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों के समूह के द्वारा एक नई विधि को अपनाकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की गई, जो शिक्षा मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक दायरे में रखकर संज्ञा की विशेषता दे, संज्ञानात्मक बताए। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि जो संरचनावाद है मनोविज्ञान के लमसम 8 स्कूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम उसी में कड़ी में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से सीटेट, टेट और सुपर टेट कुछ भी होता है, कोई भी एग्जाम है तो उसे 3 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे, इसमें कौन कौन से वैज्ञानिकों को शामिल किया गया, कब किया गया, क्या इसका मेन कथन था, किस स्कूल में किस परिभाषा को डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म जिसको बोलते हैं, इसकी प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तो इसमें संरचनावाद इस स्कूल की स्थापना जो है इस स्कूल की स्थापना विलियम वुंट ने की थी। ठीक है, इस स्कूल की स्थापना विलियम वुंट ने की थी। इनके एक सहयोगी वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हुए थे। इनके सिद्धांत के या इनको जो स्कूल का जो एक थॉट था उसी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनके साथ में एक वैज्ञानिक शामिल थे जिनका नाम है एवी टेचनर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर संरचनावाद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना है विलियम वुंट। अगर विलियम वुंट ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा सकते हैं एवी टेचनर को, क्योंकि ये दोनों लोग क्या थे, संरचनावाद के जो सिद्धांत थे उनकी प्रतिपूर्ति के लिए काम कर रहे थे। इसके बाद में देखते हैं कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब एस्टेब्लिशमेंट की गई, तो 1879 में जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ठीक है, किस शहर में की गई, ये जर्मनी के लिप्जिंग शहर है, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पहले ही लाइन हमारी स्लाइड की है उसमें हमको 3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं कि संरचनावाद की स्थापना किसने की, विलियम वुंट ने की। अगर विलियम वुंट ऑप्शन में नहीं है तो हम ईवी टेचनर को सही आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में पहली प्रयोगशाला कब एस्टेब्लिश की गई, 1879 में की गई। कहाँ की गई, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, तो हमने देखा कि संरचनावाद की शुरुआत कब से हुई, तो हम देखते हैं कि विलियम वुंट और एवी टेचनर के द्वारा हुई। इसमें क्या कहा गया, इनमें किन बिंदुओं को ध्यान में रख के इस स्कूल की स्थापना की गई, आइए हम उस पर देखते हैं। इसमें कहा गया इसके अनुसार, मतलब संरचनावाद के अनुसार मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग है। मतलब इसमें कहा गया कि जो एक व्यक्ति होगा उसकी जो मानसिक क्रियाएं, ठीक है, या मनुष्य की चेतना, जो एक ह्यूमन एक माइंड होता है, ह्यूमन एक कॉन्शियस माइंड होता है, उसमें बहुत सारे चीज़ों के ऑर्गेनिज्म जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट में होता है। सबका अलग अलग तरीके का कार्य होता है। अगर हम बायोलॉजी में देखते हैं तो हम अपने ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स को अलग अलग शिफ्टों में डिवाइड पाते हैं, सबका अलग अलग फंक्शनिंग होती है। तो इसमें यही बताया गया मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग है। मतलब जो व्यक्ति के में बहुत सारी जो सारी एक्टिविटी चलती रहती हैं उन्हीं का योग क्या है, वो संरचनावाद में समाहित किया गया है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसमें मानसिक संरचना और क्रियाओं के प्रयोगात्मक अध्ययन का प्रारंभ की बात कही गई। इसमें क्या बोला गया है कि जो व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं हैं,
मानसिक क्रियाएं में आप समझ सकते हैं व्यक्ति हर प्रकार के अपने एक्टिविटीज़ किससे करता है, आंतरिक मन से करता है। उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे आप अगर आप कहें कि व्यक्ति के दो भाग होते हैं मस्तिष्क के, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर, मतलब एक से हम प्रोडक्शन करते हैं और एक से हम रिसीविंग करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे पार्ट्स को मिला के हम व्यक्ति का एक मानसिक एक्टिविटी के रूप में उसको एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो इसमें मानसिक संरचना और क्रियाओं के प्रयोगात्मक अध्ययन का प्रारंभ हुआ। इसको कुछ वैज्ञानिकों ने अंतर्दर्शन विधि पर आधारित माना है। मतलब उन्होंने कहा है कि जो हमने पहले आपको बताया था अंतर्दर्शन विधि में क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं, मतलब जो व्यक्ति की इंटरनल जो कॉन्शियसनेस होती है उसी को हम मनोविज्ञान की संज्ञा देते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो मानसिक चेतना जो होती है वो बहुत प्रभावी होती है। कभी रैंडमली हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी चीज़ को नोटिस कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति की आंतरिक क्रियाएं जो होती हैं उनसे, जो जिनको हम सीधे शब्दों में बोले जो इंद्रियों से कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, उन्हीं को बेस बनाकर संरचनावाद के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस संरचनावाद की जो स्कूल था इसकी कुछ विशेषताएं थी। तो इसमें सबसे जो पहली और इम्पोर्टेंट लाइन है उसमें कहा गया है, जो सहयोगी संरचनावाद के सहयोगी मनोवैज्ञानिक है टेचनर ने बताया है कि के अनुसार बताया कि व्यक्ति के अनुभवों की इकाई मानसिक तत्व है। मतलब ये कथन एग्जाम में पूछा भी जाता है, और कि व्यक्ति के अनुभवों की इकाई मानसिक तत्व है। ये किसने कहा है तो आपको बताना है। ये टेचनर का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति के अनुभवों की इकाई मानसिक तत्व है। आपका समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति के मानसिक जो क्रियाकलाप होते हैं, जो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, क्योंकि बच्चा, अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं तो बच्चा क्या होता है, स्टेप टू स्टेप किसी चीज़ को लर्निंग करता है। तो लर्निंग करके जो अपने माइंड को वो एक परिपूर्ण रूप से डेवलप करता है। तो इसमें वही व्याख्या कर रहे हैं कि व्यक्ति के अनुभव, मतलब जो भी हम लर्निंग करते हैं, तो जो लर्निंग हमारी जो होती है उसी को प्रॉपरली हम अपने मेंटल का एक पार्ट समझ बैठते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि चेतना के तत्व, जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चेतना पे बात कही गई। तो चेतना के कौन कौन से तत्व इसमें समाहित किए गए हैं उनके हम बारे में बात करते हैं। चेतना के तत्व में सबसे पहले आता है संवेदन, जिसको हम प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, मतलब फेस टू फेस कर सकते हैं। ठीक है। संवेदन को समाहित किया गया है। प्रतिभा को समाहित किया गया। प्रतिभा का मतलब हम लगाते हैं व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं में विचारों से लगाते हैं। और भाव को मतलब संवेगों से लगाते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि संवेदन, प्रतिभा और भाव, इन तीनों का इसमें समायोजन होता है। प्रतिभा का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण, मतलब फेस टू फेस, या किसी चीज़ को हम देख के समझना, अंडरस्टैंड करना, लर्न करना। उसके बाद में विचार, जो हमारे मन में, मस्तिष्क में विचार आएंगे। उसके बाद में भाव, मतलब जो हमारे संवेग होते हैं उनका, इन तीनों का इसमें समायोजन किया गया है, और तीनों को व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में देखते हैं कि मन और शरीर का स्वतंत्र अस्तित्व है, दोनों मिलकर मानसिक प्रक्रियाओं की व्यवस्था है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति की जो बॉडी है और मन, मतलब अगर अब दो पार्ट्स में इसमें इन्होंने बॉडी को डिवाइड किया है। एक तो एक बायोलॉजिकल जो हमारी बॉडी है उसको, एक हमारा जो मन होता है, जो मेंटल है, उसकी जो आंतरिक प्रक्रिया है उसको डिवाइड किया है। तो उन्होंने बोला कि मन और व्यक्ति की बायोलॉजिकल जो एक बॉडी है, दोनों का ये मिक्सर होता है। व्यक्ति दोनों के माध्यम से लर्निंग करता है, दोनों की एक्टिविटीज़ करता है, दोनों से मानसिक क्रिया को डेवलप करता है। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में आगे देखते हैं। शिक्षा, इस स्कूल का, संरचनावाद के स्कूल का क्या योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में। तो उसमें इन्होंने बताया कि इस विचारधारा में शिक्षा को मानसिक क्रिया और उसके उद्देश्यों, अनुभवों में वृद्धि माना है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में संरचनावाद का क्या योगदान रहा, तो उसमें कहा गया शिक्षा को मानसिक क्रिया, जो एजुकेशन है वो, इसमें वास्तविकता हम देखते भी हैं कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम होता है वो व्यक्ति की मानसिक क्रिया का एक अभिन्न अंग है। व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं से ही उसको सीखता है। ठीक है। और उसके उद्देश्यों, अनुभवों में की वृद्धि माना है। मतलब जो लर्निंग बताया है, लर्निंग में क्या है कि हम अगर लर्निंग करते हैं तो जो हमारे अनुभव होते हैं उसी के द्वारा क्या होता है कि हम अपनी लर्निंग को ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाते हैं और एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ठीक है। इसके बाद में बताया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया गया है। मतलब अगर शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम वैज्ञानिक पद्धतियों का ही विकास के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षा के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया गया है।
मतलब जो एजुकेशन हमारी जो सिस्टम है उसको वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को लेके ही इसको स्टडी माना गया है, क्योंकि इसमें हमेशा व्यक्ति के मस्तिष्क की बात की गई है। तो व्यक्ति का मस्तिष्क क्या होता है, जो व्यक्ति का मस्तिष्क है वो बहुत सारी जो बायोलॉजिकल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। तो इन्होंने इस पर क्या कहा कि शिक्षा के वैज्ञानिक अध्ययन पर इस संरचनावाद में जोर दिया गया है। इसके साथ में क्या बताया गया, इसको मनोविज्ञान के वैज्ञानिक ढंग से विकसित होने में ऐतिहासिक महत्व है। मतलब मनोविज्ञान की शाखा के रूप में इसको डेवलप करने के लिए इसको ऐतिहासिक तत्व माना है। मतलब संरचनावाद क्या है कि उसमें कहा गया संरचनावाद ने ही मनोविज्ञान के ऐतिहासिक पक्ष को मजबूत करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कि एक और नेक्स्ट जो लाइन है कि इस विधि की मतलब संरचनावाद की कुछ सीमाएं हैं। मतलब एक स्कूल को उन्होंने डेवलप किया, एक स्कूल की उसकी लिमिटेशन है, वो किस हद तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है या हम उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को समाहित करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बताया गया अंतर्दर्शन विधि अपनाने से मनोविज्ञान में इसका क्षेत्र सीमित हो गया है। मतलब हमने बताया था जो अंतर्दर्शन विधि है जिससे व्यक्ति अपने आंतरिक चीज़ों के बारे में व्याख्यान करता है, आंतरिक चीज़ों के बारे में बताता है या आंतरिक अनुभवों को व्यक्त करता है, तो अगर उसको इसमें सम्मिलित कर लिया गया है तो इसका जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी विधियां ऐसी होती हैं जिनके सिर्फ आंतरिक नहीं बाह्य परिदृश्य, आंतरिक विधि भी है, बाह्य विधि है, प्रश्नावली भी है, क्वेश्चनर है, तो सभी का सम्मिलित होना बहुत शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में एक अपने में अलग छवि बनाता है। तो इस प्रकार से इसको अंतर्दर्शन विधि कहने से इसको एक सीमित दायरे में ला दिया गया है। इसके बाद में देखते हैं इसमें मन की समग्रता की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। मतलब जो व्यक्ति का मस्तिष्क है उसकी कंक्लूसिव स्टडी जो एक होना चाहिए उसके बारे में इसमें अध्ययन नहीं किया गया। इसके बाद में बताया गया अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व जैसी विषयों से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि मोटिवेशनल जिसको हम कह सकते हैं और व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के उसके बारे में भी इस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं को समाहित करके एक उसको स्कोरिंग या अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक प्रसिद्ध 20वीं सेंचुरी में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स। उन्होंने क्या कहा कि संरचनावाद की जो सिद्धांत थे उसको नकार दिया। तो उन्होंने विलियम जेम्स ने इसके प्रमुख आलोचक रहे हैं। उनका विचार है कि चेतना के तत्वों का अध्ययन और विश्लेषण करना व्यर्थ है, एक नई विचारधारा को मतलब इन्होंने कहा कि जो संरचनावाद की जो मेन थीम थी उसको इन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा चेतना के द्वारा ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की हम कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते, और उन्होंने एक नया जन्म दिया जिसको हम बोलते हैं प्रकार्यवाद या चेतना कार्यवाद को इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दे दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी विधि होती है वो पर्टिकुलर अपने उद्देश्यों के ऊपर लेके काम करती है, जिसके पीछे वो अपनी हाइपोथेसिस बनाती है और उसी हाइपोथेसिस पे काम करती है। जरूरी नहीं कि हर विधि में एक समग्र अध्ययन करके उसको हम परिपूर्ण ही कर सके। तो विभिन्न स्टेपों में शिक्षा मनोविज्ञान की स्कूल्स के द्वारा बेस्ट से बेस्ट विधि बनाने का काम किया गया, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक पद्धति प्रोवाइड कराती है। चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको एक जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल है उसके बारे में विस्तार से बताया। उसके विस्तार मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसके जो मोस्टली जो होते हैं वो 3-4 क्वेश्चन ही इस विषय से इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनको मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आप अगर ऑनलाइन ऑफलाइन या टेस्ट क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और आपको अधिक से अधिक जो नॉलेज होगा कोचिंग के माध्यम से या जो यहाँ पे हमारी टीम है उसके माध्यम से दिया जाएगा। धन्यवाद।